जय हिंद साथियों। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 5 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 143 तक, और अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना था जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग, आपात उपबंध। आप लोग को पता होगा कि आपात उपबंध पर पूरी की पूरी एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोल रहता है राष्ट्रपति का, कंट्रोल तो संसद का रहता है एक तरह से, लेकिन घोषणा जो करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसलिए उनके चैप्टर से इसे अटैच किया गया, जो जबकि इनके चैप्टर में वो नहीं है, यानी राष्ट्रपति चैप्टर में, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में नहीं है, ये है भाग 18 में। भाग 18 में है और ये जर्मनी से लिया गया है। सीधा सीधा बोला जाता है कि आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया, लेकिन वहां भी थोड़ा दिक्कत है, आगे हम बताते हैं। देखिएगा आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति आपात उपबंध। क्या पढ़ा जा रहा है? आपात उपबंध। इस आपात उपबंध में यानी कि आपात देश में ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए, जिस समस्या से निपटने के लिए अलग तरह के विधि का प्रयोग किया जाए, अलग तरह के शासन की व्यवस्था की जाए, उसी को आपात उपबंध कहते हैं। ठीक है ना? आते हैं हम लोग। आपात उपबंध 3 प्रकार के, यानी भारत में आपात लागू करने का 3 प्रकार का आपात उपबंध बताया गया है। 3 प्रकार का आपात उपबंध है कौन कौन? तो आप लोग देख सकते हैं। पहला आपात उपबंध है क्या? राष्ट्रीय आपात। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तीसरा है वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, उद्घोषणा होता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, यानी कि एक संयोग बस 4 जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए तो 360, यानी वित्तीय आपात 360। संयोग बस ये मतलब ऐसा ट्रिक एक बैठ गया है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 4 उसमें जोड़िए 356, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, फिर 4 जोड़िए 360, 360 के तहत वित्तीय आपात। लेकिन ये आपात उपबंध राष्ट्रपति चैप्टर में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चैप्टर में है नहीं, है कहां? तो ये सीधे सीधे भारतीय संविधान के अगर बोला जाए तो भाग 18 में है। ठीक है ना? किसमें है? भाग 18 में। यहां बोला जाता है कि ये जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, जबकि जर्मनी से सिर्फ 2 ही आपात लिया गया है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये ही 2 बस जर्मनी से लिया गया है। जबकि जो तीसरा है यानी वित्तीय आपात, जर्मनी से नहीं लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग के एग्जाम की दृष्टि से अगर पढ़ना है तो एग्जाम में यही पूछता है कि राष्ट्रीय वो आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग 18 में है। कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। लेकिन अगर डीप में जाए और डीप में जाके पूछे कि वित्तीय आपात कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये ध्यान देना है हम लोग को। तो जो राष्ट्रीय आपात है ये 352, जो राष्ट्रपति शासन है 356, जो वित्तीय आपात है 360। ये अनुच्छेद भी पूछता है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद भी पूछता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 356 के तहत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 360 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भाग 18 और ये अनुच्छेद अगर इसको बोला जाए तो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक में आपात उपबंध है, 352 से लेकर 360 में। अब देखते हैं कि तीनों का थोड़ा शॉर्टकट बढ़ते हैं, उसके बाद आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसे बोला गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो 352 के तहत करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे?
352 के तहत करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, उनको कौन ऐसा सलाह देगा कि वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार में से, तीनों में से कोई एक आधार उत्पन्न हो जाए तो कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित सलाह करता है, तब जाकर राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है। और जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है तो कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए उद्घोषणा करता है। 1 माह के बाद फिर बढ़ाना होगा तो संसद अनुमोदित करेगी, और जब संसद अनुमोदित करेगी तो 6 माह के लिए बढ़ेगा, फिर 6 माह के बाद संसद अनुमोदित करेगी तो फिर 6 माह, ऐसा जब जब अनुमोदित करती रहेगी 6 माह बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ा जा रहेगा? तो ये अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। इसका कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है ना। इसमें तमाम और भी कंडीशन है, ये हम अगले टर्म में बताते हैं। अब थोड़ा शार्ट कर देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की भी उद्घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 356 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत करता है। ये कितने माह के लिए उद्घोषणा करता है? तो यहाँ हम लोग देखे थे कि 1 माह के लिए उद्घोषणा कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 माह के लिए उद्घोषणा करता है। कितने माह के लिए? 2 माह के लिए उद्घोषणा करता है। 2 माह के बाद भी अगर बढ़ाना होता है तो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगा। ये राज्य में होता है लेकिन संसद बढ़ाती है। क्यों? यहां पढ़ रहे थे जब आप लोग, तो यहाँ ये है कि भारत या भारत के किसी एक भाग में लगता है, यहाँ भारत के किसी एक राज्य में लगता है। यहाँ युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में से कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तब लगता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य के, यानी भारत के किसी राज्य के, यानी किसी एक प्रदेश के संवैधानिक विफलता हो जाती है, वहां की सरकार संवैधानिक तरीके से काम करना नहीं काम कर पा रही है, असमर्थ हो जा रही है, या बीच कार्यकाल में सरकार गिर जा रही है, या आम चुनाव के बाद सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, उन कंडीशनों में राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह करते हैं और उस राज्य में राष्ट्रपति महोदय 356 का प्रयोग करते हुए 2 माह के लिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देते हैं। 2 माह के बाद उद्घोषणा कर देते हैं तो यहाँ का विधान सभा एक तरह से क्या हो गया है? भंग हो गया, खत्म हो गया, सरकार भी खत्म हो गई। इसलिए अब संसद कानून बनाती है, तो संसद ही अनुमोदित करेगी। तो जब संसद अनुमोदित करेगी तो कितने दिन के लिए करती है? तो 6 माह के लिए करती है। कब तक के लिए बढ़ेगा? तो जब तक अनुमोदित करती रहेगी, बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ अनंत काल है, लेकिन यहाँ अधिकतम है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष तक ही किसी राज्य में एक बार उद्घोषित किए हुए राष्ट्रपति शासन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन एक राज्य है पंजाब, जो अपवाद है इसका, वहां 4 वर्ष तक रहा है, ठीक है ना। इसका अपवाद है, यानी 3 वर्ष का ये अपवाद है, ठीक है ना। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 360 के तहत करते हैं। कितने माह के लिए उद्घोषणा होता है? तो ये भी 2 माह के लिए उद्घोषणा होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। ये कहाँ लगता है? तो संपूर्ण भारत में लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बारी बारी से तीनों, यानी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, तीनों बारी बारी से विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पे। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात किन किन कंडीशनों में लग सकता है, कौन लगा सकता है, ठीक है, कितने समय के लिए लग सकता है, कब कब लगा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन उद्घोषणा करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। जब राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा करेंगे, जब राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा करेंगे तो किन कंडीशन में करेंगे? आखिर कौन सी कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो जाए जिस कंडीशन में वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, और कौन सलाह दे सकता है? तो इस पर थोड़ा बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा है बाह्य आक्रमण, यानी कि अगर हम लोग
गांव मोहल्लों की बात करें तो एक व्यक्ति सोया है और दूसरा व्यक्ति जाकर उस पर आग किसी धारदार हथियार से या कैसे भी लाठी से जैसे भी जाके उसको मारने लगे तो उसे क्या कहते हैं, वो आक्रमण कर दिया, यानी कि वो कुठाराघात कर दिया, विश्वासघात कर दिया। ठीक उसी प्रकार बाह्य आक्रमण, एक देश जान नहीं रहा, अनभिज्ञ है उनके कारनामे से, और वो क्या कर रहा है, दूसरे देश पर जाके और आक्रमण कर दे रहा है, तो उसी को बाह्य आक्रमण कहा जा रहा है। जो युद्ध होता है, युद्ध के कंडीशन में दो देश आमने सामने आ जाती है, दोनों देशों को पता होता है कि हाँ हमें उससे लड़ना है, उसे युद्ध कहते हैं, तो ये बाहरी कारण होती है। ये दोनों बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये दोनों कौन सी कारण हो गई, बाह्य कारण हो गई, यानी बाह्य आपातकाल हो गया। ठीक इसी में एक होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी देश के अंदर अगर विद्रोह हो जाए, जैसे आप लोग 1857 पढ़े होंगे, 1857 की क्रांति थी क्या, सिपाहियों द्वारा सशस्त्र विद्रोह। ठीक उसी प्रकार अगर इस समय सैनिक ऐसा कर दें तो उसको किस कंडीशन में लाएंगे, सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में लाएंगे, यानी ये आंतरिक कारण है, यानी देश के अंदर का कारण है। तो अगर कारण इसमें भी अगर जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। बाह्य कारण में बाह्य आक्रमण और युद्ध, आंतरिक कारण में सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह था नहीं, जब मूल संविधान बना तो सशस्त्र विद्रोह नहीं था। सशस्त्र विद्रोह कब आया ये आगे अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं सशस्त्र विद्रोह कब आया। तो आप लोगों को पता होगा ये तीसरा आपातकाल भारत में लगा था 1975 में। कब लगा था, 1975 में। उस समय प्रधानमंत्री महोदय थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तीसरी आपातकाल लागू करती हैं। क्यों लागू करती हैं ये आगे अभी हम आप लोग को विस्तृत बताएंगे। तो उस समय ये सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, क्या था, आंतरिक असंतुलन था। आंतरिक असंतुलन, आंतरिक असंतुलन की कंडीशन अगर पैदा हो जाए तब भी क्या लग सकता था, राष्ट्रीय आपात लग सकता था। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। तो आगे पर चल के जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और उसके बाद से 78 में यानी 42वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके, सॉरी 42वें नहीं 44वें संविधान संशोधन रहता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके ये आंतरिक असंतुलन शब्द को ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। कौन सा शब्द रखा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। और फिर बाद में चल के आंतरिक असंतुलन शब्द फिर जुड़ा, लेकिन 59वें संविधान संशोधन द्वारा फिर जुड़ा, लेकिन फिर 59वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया यानी संविधान से। तो फिर अपने आप ये रद्द हो गया। अब बचा है तो कौन कौन सा बचा है, बाह्य आक्रमण बचा है, युद्ध बचा है, सशस्त्र विद्रोह। यानी इन तीनों में से पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कोई कारण एक उत्पन्न हो जाए तो कैबिनेट, कैबिनेट शब्द भी नहीं था, कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ही शामिल किया गया। तो कैबिनेट के लिखित सलाह से राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। कितने दिन के लिए उद्घोषणा कर सकते हैं, इस पर अब हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी राष्ट्रपति महोदय इन तीनों कारणों में से कोई के एक कारण उत्पन्न होता है तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अपने मन से नहीं करेंगे, कैबिनेट का लिखित सलाह होना चाहिए। कैबिनेट का लिखित सलाह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि लिखित सलाह, पहले मंत्रिपरिषद का सिर्फ सलाह शब्द रखा गया था, तो मंत्रिपरिषद का सलाह था तो न मौखिक लिखा गया था न लिखित लिखा गया था। तो उसी का इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया, इसीलिए उससे कहीं ना कहीं सीख मिली संसद को, और उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या निश्चित कर दिया
कि कैबिनेट के लिखित सलाह होनी चाहिए। लिखित सलाह से के द्वारा ही राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे तो कितने दिन के लिए करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसा चीजें कुछ बताया नहीं गया है। हम बता रहे हैं कि सिर्फ 1 माह के लिए उद्घोषणा करेंगे। कितने माह के लिए? 1 माह के लिए उद्घोषणा करेंगे। और जब 1 माह के लिए उद्घोषणा कर देंगे तो उसके बाद से अगर संसद 30 दिनों के अंदर, यानी इस 1 माह के अंदर अगर अनुमोदित नहीं करती है बढ़ाने के लिए, तो स्वतः राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो ही संसद, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा तिथि से 1 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, यानी जारी रखने के लिए अनुमोदन आवश्यक है। जो ही अनुमोदन, यानी कि संसद अनुमोदित कर देती है। अनुमोदन कैसे करती है, इसके भी यहाँ भी नियम है कि कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, यानी साधारण बहुमत द्वारा, साथ ही साथ उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा, तभी ये बढ़ेगा। कितने दिन के लिए? तो 1 माह के बाद अगर बढ़ेगा तो 6 माह के लिए बढ़ेगा। कितने दिन के लिए बढ़ेगा? 6 माह के लिए बढ़ेगा। फिर अगर बढ़ाना होगा तो फिर संसद अनुमोदित करेगी, फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा। फिर अनुमोदित करेगी तो फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा। ऐसा जब जब अनुमोदित करती रहेगी, ये क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। यानी इसकी अधिकतम कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है, ये अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। यानी संसद अनुमोदित करती रहेगी और ये क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये इस समय जब ये लगता है तो उस समय क्या हो सकता है, यानी देश में क्या परिवर्तन हो सकती है, यहाँ के अधिकारों में क्या परिवर्तन हो सकती है, यहाँ के शासन में क्या परिवर्तन हो सकती है, ये हम बताने की थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस कंडीशन में 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन कौन कौन होता है? बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। ध्यान दीजिएगा एकदम, ये मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है। बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 19 जिसके अंतर्गत बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह स्वतः रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? निलंबित हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन यही बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर अगर नहीं लगता, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। ठीक है ना? तो यहां ध्यान देने योग्य चीजें हैं, बातें हैं कि किन क्वेश्चन आ सकता है कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं हो सकता। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अगर डीप में बहुत जाए तो एक क्वेश्चन यहां से और कर सकता है कि किस अनुच्छेद में बोला गया है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकता है। तो ये 358 में बोला गया है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? 358 में बोला गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना? तो फिर से हम बता रहे हैं, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या होता है? स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन यही राष्ट्रीय आपात अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो अनुच्छेद 19 जो है ना, ये निलंबित नहीं होगा, ये परिवर्तन में रहेगा। ठीक है,
अगर निलंबित होता है तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 358 के तहत, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके बाद और कौन से अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इनसे अटैच है। तो है अनुच्छेद 20 और 21। कौन कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 के तहत क्या है? तो अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी प्रकार के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 न निलंबित होता है और न ही निलंबित किया जा सकता है। इनके अलावा बाकी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति महोदय जरूरत के हिसाब से निलंबित कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, 20 और 21 को न निलंबित हो तो स्वतः न निलंबित होता है और न निलंबित किया जा सकता है। अगर बोले एक ही अनुच्छेद में बोला गया है तो 359 में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अब तक भारत में 3 राष्ट्रीय आपात लग चुका है, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण, 1 बार आंतरिक असंतुलन के कारण। तो 3 बार कब कब लगा है, किस किस कंडीशन में लगा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कौन से राष्ट्रपति थे उस समय, कौन से प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए लिखा है भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात, देखिएगा एक कॉलम होगा, इसमें देखिएगा पहला वर्ष है यानी कि कब लगा था, आधार है यानी कि किस आधार पर लगा है, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, और कब वो राष्ट्रीय आपात वापस लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है बाह्य आक्रमण के कारण लगा। बाह्य आक्रमण यानी कि आक्रमण कौन किया था, तो ध्यान दीजिएगा चीन आक्रमण किया था। कौन आक्रमण किया था? चीन आक्रमण किया था। ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि चीन से भारत से काफी खींचातानी है, दोनों के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम है, आप लोग जानते हैं, मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा जब खींचा गया तो चीन बोलता है कि हमारे एक तरह से सहमत से नहीं खींचा गया है, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अब मनमाने तरीके से खींचे हैं, इसलिए हम उनको नहीं मानेंगे। और हमेशा सिक्किम के क्षेत्र में और क्या वो बोला जाता है एक वहाँ, हाँ, लद्दाख के क्षेत्र में, यहाँ हमेशा ये विवादित जगह है और उन विवादित जगहों पे क्या होता है, हमेशा दोनों में टकराव होता रहता है। तो उसी समय ऐसा हुआ था, भारत अभी मजबूत नहीं था। क्यों नहीं मजबूत था? तो जल्द ही में आजाद हुआ था। भारत पूरी तरह से यूरोपीय कंट्रियों द्वारा पूरा शोषित हो चुका था, जल्द ही आजाद हुआ था। अभी संभलने में टाइम लगता, न सैन्य से न आर्थिक तरीके से उतनी मजबूत नहीं हो पाया था। तो इस वजह से चीन ने बहुत अच्छा अवसर देखा और भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया 1962 में। जब आक्रमण किया तो तुरंत उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सलाह किया, यानी राष्ट्रपति उस समय थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन क्या करते हैं कि 26 अक्टूबर 1962 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। कब लागू करते हैं? तो 26 अक्टूबर 1962 को। एक कब तक लागू रहता है? तो ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी 1968 तक। तो क्वेश्चन बनता है कि कब लागू हुआ, तो अधिकांश एग्जामों में एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ सन देता है 1962, लेकिन जब थोड़ा ऊपरी लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो उसमें डेट भी पूछ सकता है, यानी कि 26 अक्टूबर 1962। कौन आक्रमण किया था ये भी पूछ सकता है, तो चीन आक्रमण किया था। ये भी पूछ सकता है उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। वो कब वापस लिया गया, तो 10 जनवरी 1968। अब ध्यान दीजिएगा, वापस कौन ले सकता है, तो ध्यान दीजिएगा वापस संसद ले सकती है।
कौन ले सकता है? संसद ले सकती है। संसद कैसे ले सकती है? अगर संसद सत्र चल रहा है, गणपूर्ति कोरम संख्या पूरा कर ले और संसद सत्र चल रहा है, बिना गणपूर्ति कोरम के तो सत्र चलेगी नहीं, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। गणपूर्ति कोरम संख्या होता क्या है? तो 1/10, यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर संसद सत्र चल रहा है और लोकसभा अपने कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर देता है वापस लेने के लिए, तो वापस हो जाएगा। अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है और 1/10 सदस्य लोकसभा के वापस करने के लिए एक लेटर पर सिग्नेचर कर दें, तो संसद इस सत्र यानी कि वापस लेने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट करके वापस लिया जा सकता है। ये भी व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा जो राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रीय आपात वो भी बाह्य आक्रमण के आधार पर ही लगा है, लेकिन इस बार चीन नहीं, हमारा कट्टर दुश्मन, जिसे हम मानते हैं कट्टर दुश्मन, हम नहीं मानते, हम तो एक तरह से भाई मान, छोटा भाई मानकर उनको बहुत ही सहायता करते हैं, हर स्तर पे सहायता करते हैं, लेकिन ये धूर्त टाइप का है। जैसे गांव में देखते हैं आप लोग कि एक पटीदार है, दूसरे का पटीदार एकदम सीधा साधा है और उसको सहायता हर बात पर करता है, लेकिन जो धूर्त रहता है वो हमेशा सोचता है कि क्यों ये विकास कर रहा है, क्यों ये आगे बढ़ रहे हैं, क्यों शांति से हैं, तो उनको हमेशा कुरेदता रहता है, परेशान करता रहता है। वही कंडीशन है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत थोड़ा संयम बरतता है, शांति से रहता है, अपने विकास के लिए अग्रसर है और अपने विकास के लिए कार्य करता है, लेकिन वही पाकिस्तान धूर्तता करता है और बार बार भारत को छेड़ता है। तो 1971 में भी पाकिस्तान ने छेड़ा भारत को, तो भारत को छेड़ा, इसका खमियाजा इसको एकदम बुरी तरह से भुगतना पड़ा। और इंदिरा गांधी तनाशाही, एक तरह से उन्हें तनाशाही प्रधानमंत्री तो बोला जाता, तनाशाही सरकार तो उनके काल को बोला जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री थी। लेडीज होते हुए भी, अमेरिका और ब्रिटेन के घोड़कियों को न मानते हुए भी, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पर हमला कर देती है और हमला करने का आदेश कर देती है। और हमला करने का आदेश के बाद जो भारतीय सैनिक है, जानते हैं आप लोग भारतीय सैनिक कैसे हैं, जिस पर टूट पड़े उनका तो मतलब खात्मा तय है, चाहे जैसे हो, ठीक है। तो पाकिस्तान पे, पूर्वी पाकिस्तान को पूरी के पूरी घेर लिया गया, उनके हेडक्वार्टर को वहां जो सैनिकों के लिए बनाया गया था उनको घेर लिया गया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पिस्टल आके मेज पर रखे वहां के जो मेन अधिकारी थे सैनिक पाकिस्तान के, लेकिन इंदिरा गांधी से जब बात किए हमारे यहाँ के अधिकारी, तो बोली नहीं, सिर्फ पिस्टल से नहीं होगा, उसके बैजों को नोचा जाए। तो उनके बैजों को नोचा गया, इतना मतलब अपमानित किया गया और उसको बांग्लादेश बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। तो छेड़े तो उसका खमियाजा अच्छा मिला, लेकिन क्या कर दिया गया था, दूसरी आपात लागू कर दिया गया। यानी इंदिरा गांधी के इस समय में बीबी गिरी राष्ट्रपति थे और बीबी गिरी द्वारा 3 दिसंबर 1971 को भारत का दूसरा राष्ट्रीय आपात लागू किया गया और एक कब तक चला, तो 27 मार्च 1997 तक चला। यहाँ गलत टाइप हो गया है, 27 मार्च 1997 नहीं होगा, ये क्या होगा, 77 होगा, 1977 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27 मार्च 1977 होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक वहां टाइपिंग में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 27 मार्च 1977 याद रखिएगा आप लोग। लेकिन इसके बीच एक और घटना घटित होती है भारत में, वो आंतरिक कलह थी। आंतरिक कलह क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा, 1971 में आम चुनाव होता है देश का, यानी लोकसभा का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो उसमें एक नारा था इंदिरा गांधी का, गरीबी हटाओ नारा। उसके पहले भी इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छा काम की थी, एक गरीबी हटाओ नारा भी दे दी। भारतीय जनता ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनके पक्ष में वोट किया।
और जब इनके पक्ष में यानी इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट किया, तो इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट किया तो कुल उस समय 518 सीटों में इन्हें मिला था कितना, तो 352 सीट मिला और पूर्ण बहुमत से जबरदस्त तरीके से इन्होंने सरकार बनाया। जब सरकार बनाया तो ये हराई थी, यानी इंदिरा गांधी ने रायबरेली से हराई थी, एक राज नारायण के व्यक्ति थे, नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने अब यही चुनाव समाप्त होने के, सरकार बनने के 4 साल बाद होश में आए, चाहे जो भी हो, पुख्ता सबूत जुटा रहे हो, चाहे जो भी हो, 4 साल लग गया उन्हें। 4 साल बाद इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कि इन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने सरकार का दुरुपयोग किया है, जनता को झूठी लुभावना दिया है, वोट के बदले पैसा दिया है, साथ ही साथ सरकारी जो मिशनरी है उसका दुरुपयोग किया है, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया है, सरकारी अधिकारियों से जनसभा के लिए टेंट लगवाया है। तो इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी पाता इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए बहिष्कृत कर देता, यानी कि उनको निलंबित कर देता है सरकार को कि 6 साल तक न वो सदस्य रहेंगे और न ही सरकार में बनेंगी। इंदिरा गांधी ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें थोड़ा राहत देता है कि नहीं, ये 6 महीने तक सरकार बनी रहेंगी। 6 महीना का तो वहां टाइम नहीं देते हैं, बोलते हैं सरकार बनी रहेंगे लेकिन इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग को पता है कि लोकसभा या राज्यसभा की अगर सदस्यता नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद में कोई सदस्य 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। तो ये देखते हुए इंदिरा गांधी जल्दबाजी में त्याग पत्र देना चाह रही थी, लेकिन उनके एक पुत्र थे संजय गांधी। संजय गांधी ने अपने माता श्री को बोला कि जो ही आप त्याग पत्र देंगे, विपक्ष सरकार बनाएगा तो आपको जेल होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तमाम संविधान के ज्ञाताओं से राय लेती हैं, राय लेने के बाद से वो क्या करती हैं, तो 25 जून के रात में राष्ट्रपति महोदय से, उस समय राष्ट्रपति रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद से घोषणा करा देती हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा आपातकाल लागू कर दीजिए। अभी दूसरा आपातकाल चल ही रहा था, तब तक तीसरा आपातकाल लागू कर दीजिए, और आपातकाल लागू हो गया। यहां देखते हैं आप लोग, डेट 2 दिया है, एक 25 एक 26। तो 25 के रात को उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। 26 के सुबह में इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से, आकाशवाणी उस समय चलता एक चैनल था, अभी भी है, आकाशवाणी चैनल के माध्यम से जनता को उद्घोषणा करती है, जनता को बताती हैं कि तीसरा राष्ट्रीय आपात आंतरिक कलह की वजह से लगाना पड़ा है और विपक्ष हमारी सरकार अच्छे तरीके से चलाने से, जनता के हित में जाने से घबरा गया है और देख नहीं सकता। सुप्रीम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिससे हमें इसके हमारे विरोध में फैसला आया है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये कब तक चला, तो 21 मार्च 1977 तक चला। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही एक तरह से कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन कंट्रोल क्या, उसका दुष्परिणाम निकला। और दुष्परिणाम निकलने की वजह से वो जब 21 मार्च 1977 को ये फिर संसद यानी कि तीसरा आपातकाल वापस लेती है और उसके बाद चुनाव कराने की बात होता है, यानी कि सरकार जो एक तरह से बोला जाए कि तब भी चुनाव होता है जब सरकार विघटन हो जाए, भंग हो जाए। अब भंग कब होगा, लोकसभा भंग कब होगा, सरकार भंग कब होगा, जब प्रधानमंत्री चाहेगा। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने भंग करने के लिए राष्ट्रपति को बोल देती हैं और राष्ट्रपति भंग कर देते हैं और उसके बाद चुनाव होता है। लेकिन चुनाव के पहले एक ऐसा कार्य हुआ था जिसका काफी इन पर असर पड़ा और आगामी चुनाव में हार जाती हैं
352 के जगह इन्हें लगभग 158 पोस्ट मिलता है, 158 सीट मिलता है, लगभग यही था, और बुरी तरह से पराजित होती है। वो कारण क्या था? तो कारण था पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी आता है कब? तो 1976 में, और इनके पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने ही पुरुष नसबंदी के लिए घोषणा करते हैं, और घोषणा करके इसको इतने टाइट घोषणा करना भी उनकी मजबूरी थी, यानी इंदिरा गांधी सरकार की मजबूरी थी। इंदिरा गांधी सरकार की मजबूरी क्या थी? तो बाहरी देशों द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के बढ़ते हुए जनसंख्या को देखकर दबाव पड़ा, और जब दबाव पड़ा तो जाके जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए पुरुष नसबंदी लाना पड़ा। अब पुरुष नसबंदी कब आया? 1976 में। अब पुरुष नसबंदी को कड़ाई से पालन करने के लिए संजय गांधी एकदम लग गए, और उन्हीं के नेतृत्व में पुरुष नसबंदी चला। और संजय गांधी ने अधिकारियों को भी टाइट कर दिया कि अगर आप नहीं कराते हैं अपने क्षेत्र में वे नसबंदी ज्यादा से ज्यादा, तो आपके वेतन रोक दिए जाएंगे, यहां तक कि आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये तो दंड देने का व्यवस्था कर दिया गया, साथ ही साथ कुछ पुरस्कार के लिए एक लालच भी दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक महोदय लोगों को, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को, अधिकारियों को लालच दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा आप नसबंदी कराइए, आप नसबंदी के बदले आपको बोनस दिया जाएगा। रेडियो भी देने का व्यवस्था था, साइकिल भी देने की व्यवस्था थी, पैसा भी देने की व्यवस्था थी। तो लोग पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करा रहे थे। अब जबरदस्ती नसबंदी करा रहे थे तो उसमें ऐसे भी थे कि 16 पैसे के गिफ्ट के चक्कर में 16 वर्ष के बच्चों को भी पकड़ के उठा के ला के नसबंदी कर देते थे। अब समझिए 16 वर्ष के बच्चे का जब नसबंदी हो जाएगा तो उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एक आया है कि 16 साल से 80 साल के बीच के सभी पुरुषों को, मतलब अधिकांश पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया गया, और अधिक से अधिक पुरुषों को नसबंदी किया भी गया। एक आंकड़ा आता है कि एक वर्ष में 60 लाख भारतीय पुरुषों का नसबंदी किया गया था। एक वर्ष में 60 लाख भारतीय पुरुषों का नसबंदी कर दिया गया, और उसी का मुख्य तौर पर हमारे देखने में तो उसी का दुष्परिणाम निकला कि 352 की जगह यानी 350 की जगह 150 पे अटक गई, और आगामी चुनाव में जीत नहीं हुई, और आगामी चुनाव में यानी जनता पार्टी की बहुमत हुई, और 30 वर्ष बाद गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। लेकिन ये नसबंदी वापस क्यों इससे हुआ? तो एक मध्य प्रदेश के शिक्षक महोदय थे, और वो शिक्षक महोदय को भी पकड़ के जबरन नसबंदी किया गया था। वो कैसे भी गए, इंदिरा गांधी से मिले, रोने लगे बेचारे, और कहे कि अभी हमारे सिर्फ विवाह हुआ है, बच्चे नहीं है, और हमारी नसबंदी कर दी गई। इंदिरा गांधी भावुक हो जाती हैं, चाहे जो भी होती है। उन्हीं के मामले को सुनते हुए तुरंत नसबंदी वापस लेने का, यानी पुरुष नसबंदी वापस लेने का ऐलान कर देती है, घोषणा कर देती है। तो ये हमारा रहा तीनों राष्ट्रीय आपात। पहला बाह्य आक्रमण यानी चीन आक्रमण किया था, दूसरा भी बाह्य आक्रमण यानी पाकिस्तान आक्रमण किया था, तीसरा आंतरिक अशांति यानी कि देश के अंदर, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इंदिरा गांधी अपने आप को बचने के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू कराती है। पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा लगा 3 दिसंबर 1971 को, तीसरा लगा 25 से 26 जून 1975 को। पहले के समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे के समय बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तीसरे आपात के समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एक कब वापस लिया गया? पहला 10 जनवरी 1968 को, दूसरा 27 मार्च 1977 को, और तीसरा 21 मार्च 1977 को वापस लिया। तो हमारा क्लास कैसा लगा? प्लीज दोस्तों आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें। क्लास कैसा लगा? अगर बेहतर लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधारा जाएगा, और नहीं तो हमारे टीम का हौसला अफजाई आप लोग करिए।
और हौसला अफजाई कैसे हो सकता है, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।